हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? योर स्टडीज आर गोइंग वेल एंड जिस तरीके से मैंने ज्योग्राफी के लिए क्लासेस आपकी स्टार्ट की हैं, उसी सीक्वेंस में एंशियंट हिस्ट्री के लिए भी मैं ये क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ एक साथ, ताकि जिसको जो सब्जेक्ट पहले पढ़ना हो वो उस तरीके से पढ़ सकता है। और कोशिश करेंगे कि आपको जितने भी बेसिक्स हैं इसके वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए। ठीक है। और हमारा जो अल्टीमेट मोटिव है टू क्रैक आर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम, वो हम क्रैक कर सकें। राइट। तो इस एंशियंट हिस्ट्री सीरीज को स्टार्ट करते हैं आज से। और आपके प्लेलिस्ट में सारी सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी चैनल पर, तो कभी भी आप जाके वहां से रिवाइज कर सकते हो, दोबारा देख सकते हैं, नोट मेकिंग कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है। तो अब जब एंशियंट हिस्ट्री की हम बात करते हैं, तो ये हमारी जैसे पहली पहली क्लास है, तो अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा। देखो, हिस्ट्री क्या है ना, बेसिकली हिस्ट्री जो होती है, इट इज ऑल अबाउट पास्ट। ठीक है। हमारा जो पास्ट है उसको पढ़ने के लिए ये सब्जेक्ट है। ठीक है। अब जब हम पास्ट पढ़ेंगे तो ऑल द इवेंट्स ऑल द इवेंट्स वो ऑलरेडी अकर कर चुके हैं। ठीक है। दे हैव ऑलरेडी अकर्ड। तो हमारे पास में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास में हिस्ट्री में एक टाइमलाइन होती है। ठीक है। टाइमलाइन होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है। उसी तरीके से जो आपका यूपीएससी का सिलेबस है, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स सब टॉपिक्स विद इन द सब्जेक्ट हिस्ट्री, एंड दैट इज एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। तो हम आज एशियंट से स्टार्ट करेंगे, मिडिवल भी करेंगे, मॉडर्न भी करेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है। और जो आर्ट एंड कल्चर है वो कॉमन होता है। एशियंट का भी होगा, मिडिवल का भी होगा, मॉडर्न का भी होगा। ठीक है। तो ये कॉमन पार्ट होता है। तो आर्ट एंड कल्चर कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, वो एशियंट हिस्ट्री आप पढ़ोगे, उसी में जो जितना भी उसका आर्ट है, आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, कल्चर है, एवरीथिंग, वो विद इन दीज टाइमलाइंस हमको एक साथ ही पैरेलली पढ़नी होती है। ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का काफी ज्यादा एम्फोसिस होता है इस चीज पर कि वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, बिकॉज यूपीएससी इज रिक्रूटिंग यू for such a position where you are responsible to understand the culture of this country। ठीक है। अगर आप कल्चर को नहीं समझोगे, आर्ट आर्किटेक्चर की वैल्यू को नहीं समझोगे, तो आप किस तरीके से डील करोगे चीजों को। ठीक है। तो बेसिकली यही उसका अल्टीमेट पर्पज है। तो आज की जो हमारी क्लास है एंशियंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री में तो देखो, जब मैंने बोला कि सारे हिस्ट्री के जितने भी इवेंट्स हैं दे हैव ऑलरेडी अकर्ड, अगर अकर कर चुके हैं तो फिर हम इसको पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, ठीक है, जो आपका पहला चैप्टर भी होना चाहिए, वो होता है सोर्सेज। सोर्सेज, अगर कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी है पास्ट में, तो उसके बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास ऑथेंटिक सोर्सेज होने चाहिए, जिसको हम एज ए सब्जेक्ट मैटर पढ़ते हैं। अब मैंने ये सोर्सेज, अब देखो आप कहोगे कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन है और गुप्ता पीरियड, मॉडर्न पीरियड, ये सब से क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली। बट आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, अगर आप अब पीवाईक्यू जाके खोलोगे तो आप ये देखोगे कि यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स सोर्सेज से क्वेश्चंस पूछे हैं, और ये सबसे पहला चैप्टर होता है हिस्ट्री का। अगर आपको सोर्सेज क्लियरली नहीं मालूम है तो कुछ भी आपको पढ़ा दिया जाए, आप अगर एक दो क्वेश्चन आ गए इस तरीके के तो आप नहीं करोगे। आप 2-4 साल के क्वेश्चन उठाओ, न्यूमिस्मेटिक्स कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और मल्टीपल अदर सोर्सेज हैं, अर्थशास्त्र हो गया, इंडिका हो गया, इस तरीके से लिटरेरी सोर्सेज हो गए, या अदर टाइप्स ऑफ सोर्सेज हो गए जो अभी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दे हैव आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट दिस एज माय फर्स्ट टॉपिक इन एंशियंट हिस्ट्री। तो इसी क्लास में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को पहले समझने की कोशिश करेंगे। राइट। सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। देखो, अब हिस्ट्री के बारे में देखो, हिस्टोरियन एच कार उन्होंने क्या बोला कि स्टडी ऑफ मैन इन टाइम। सिंपल डेफिनेशन हिस्ट्री की यही है कि स्टडी ऑफ मैन इन टाइम, दैट मीन्स कि एक किसी देश काल परिस्थिति में, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो वहां पर सोसाइटी थी, जो
ह्यूमंस थे, या जिस तरीके की जो समाज था उस समय पर, जो मैन इन टाइम, उसकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। अगर आप एंशियंट के बारे में पढ़ोगे तो एंशियंट टाइम में कैसी सोसाइटी थी, तो वो हो जाएगा। मिडिवल की पढ़ोगे तो मिडिवल टाइम में किस तरीके से, तो बेसिकली स्टडी ऑफ मैन इन टाइम, ठीक है। अब सोर्सेज की हम जब बात करते हैं, तो सोर्सेज हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ थे। टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट स्टोरीज डिपेंड ऑन सोर्सेज लाइक ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, कहाँ कहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज होती थी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हड्डियां मिलती हैं, ठीक है, उनके साथ में कुछ जो लोग बरी कर देते थे, कुछ कभी किसी जानवर की हड्डी भी मिलती है ह्यूमन के साथ में, कभी कुछ यूटेंसिल्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, तो उससे फिर क्या करते हैं, हम ड्राइव करना शुरू करते हैं क्या क्या चीजें उस समय पर हुई होंगी, ठीक है। अब आपको एंशियंट हिस्ट्री में ऑलरेडी ड्राइव्ड मटेरियल है, आपको ड्राइव कुछ नहीं करना, लेकिन आपको बस एक सीक्वेंस में समझते चलना है कि किस तरीके से हम किस पर्टिकुलर लॉजिक पर पहुंचे हैं, ठीक है। अब जब बात करते हैं कि किस तरीके की सोर्सेज हमको देखनी होती हैं, ठीक है, तो देखो सबसे बढ़िया चीज, बेसिकली चार तरीके की हमारी सोर्सेज होती हैं इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, ठीक है। सबसे पहली होती है आपकी आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल का मतलब कोई पुरानी बिल्डिंग, कोई ढांचा, ठीक है, कोई एंशियंट टाइम का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूरा पूरा ग्रेट बात पिला, मोहनजोदारो सिटीज निकल के आया, अलग अलग लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। इसमें क्या होता है, हम खुदाई कर करके जो पुराने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उसको स्टडी करते हैं और उससे हिस्ट्री लिखते हैं, समझ रहे हो। तो सबसे पहला सोर्स है कि उससे ड्राइव करना अपनी हिस्ट्री को, ठीक है। तो चाहे वो मॉन्यूमेंट्स हो, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल पॉटरी हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बताते हैं हमको, उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर सोसाइटी का मटेरियल कल्चर बताते हैं, इकोनॉमी कैसी थी, अर्बनाइजेशन कैसा था। अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं ना, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, अर्बन थी। तो अर्बन कैसे समझ में आया, ये ग्रिड पैटर्न था, ठीक है, स्ट्रीट्स एकदम ग्रिड में थी, 90 डिग्री एंगल्स पर कट करती थी, इस तरीके से, समझ रहे हो। जो ड्रेन्स थे वो ड्रेन्स थे, कवर्ड ड्रेन्स थे, कवर्ड ड्रेन्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो अर्बन एलिमेंट्स होते हैं, जो आज की डेट में हम अर्बन कंसीडर करते हैं, उस समय पर उस तरीके के एविडेंसेस वहां से उस पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले। तो ये हमारे जो होते हैं सोर्सेज, पहली कैटेगरी के सोर्सेज होते हैं आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। दूसरे जो हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं, दे आर लिटरेरी सोर्सेज। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, आपको सामने दिखेगा, आप उसे ड्राइव करोगे। लिटरेरी सोर्सेज में क्या होता है, बेसिकली अलग अलग तरीके के लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम लिटरेरी सोर्सेज को, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस या सेक्युलर, ठीक है। रिलीजियस और नॉन रिलीजियस दो तरीके के हमारे क्या होते हैं, बेसिकली लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। अब जैसे किसी कोर्ट में कोई पोएट हुआ, उसने अब राजा के बारे में लिखा। अब उस समय पर पर्टिकुलरली राजा के अंडर में जो उसके पेट्रोनेज पे काम कर रहा है, वो कभी राजा की बुराई तो नहीं करेगा। तो वो बढ़िया बढ़िया चीजें लिखते हैं। तो जरूरी नहीं है वो सारी बातें सच हो, जरूरी नहीं है वो सारी बातें झूठ हो, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है, बेसिकली कोइंसाइड करना पड़ता है, हमको मल्टीपल चीजों को एक साथ कनेक्ट करके एंड देन ड्राइव करनी होती है चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से हमें किताबें जितनी भी मिलती हैं, जितना भी वर्क्स, लिटरेरी वर्क्स मिलते हैं, वो सारे हमारी क्या हो जाती है, सोर्सेज के। अगर मेगास्थनीज है, तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, तो हमें इसकी इंडिका से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। या हमें फाइयान है, फाइयान जब इंडिया आया तो उसने इंडिया के बारे में क्या क्या लिखा, तो हमें वहां से उसकी, हमारी जो इंडियन सोसाइटी उस समय की थी, उसका हमारे हमको उसका क्या मिलता है, एक तरीके से ब्यौरा मिलता है, ठीक है। उसकी डिटेल्स हमको पता चलती हैं। उस समय पर सोसाइटी इस तरीके की, रिलीजन इस तरीके से था, इकोनॉमी इस तरीके की चलती थी। और जब हम ऐसे मल्टीपल सोर्सेज को कोरिलेट करते हैं, तब हम एक एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, अपनी हिस्ट्री पर पहुंच पाते हैं, जो एक्चुअली हुआ होगा उस समय पर, ठीक है। तो दूसरी तरीके की सोर्स, पहले मैंने बताया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरी लिटरेरी सोर्सेज। जैसे अब जैसे इसमें रिलीजियस आ जाते हैं, वेद, पुराण, बुद्धिस्ट और जैन जो टेक्स्ट होते हैं, वो ये बेसिकली क्या बताते हैं हमें, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, कल्चरल लाइफ उस पर्टिकुलर सोसाइटी में कैसी थी, ठीक है। और सेक्युलर सोर्सेज भी या नॉन रिलीजियस सोर्सेज भी हो जाते हैं, किस तरीके से, जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र क्या है, वो बेसिकली इंडियन स्टेट पे होता है, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमी के ऊपर लिखी गई बुक है, ठीक है।
It has nothing to do with religion or religious practices. So it is a non-religious book on the state craft. ठीक है, तो उस तरीके के ये वो भी लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। ठीक है, थर्ड कैटेगरी जो आती है, ये पहले दो हैं, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस काफी इससे पूछे जा चुके हैं और अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा भी, तो आपको समझ में आएगा। मैं कोई भी फालतू चीज पढ़ाता नहीं हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैं कराऊंगा, अगर एग्जाम में यूपीएससी नहीं पूछता है तो कोई उसका सेंस नहीं बनता करने का। ये सब पढ़ा, अब आप कोई भी बोलेगा कि यार ये सर क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी आपको मैं विद ईयर दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। तो कुछ पढ़ा रहा हूँ, ट्रस्ट करिए, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज उसको समझिए कि इतने साल का एक्सपीरियंस है तो किसी बेसिस पर बात कर रहा हूँ विद प्रूफ। ठीक है, तो दो कैटेगरी हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड कैटेगरी आती है एपिग्राफिक, जैसे अशोका के एडिक्ट्स थे। ठीक है, अशोकन एडिक्ट्स हो गए, और लैंड ग्रांट्स कहीं से मिल रहे हैं, पट्टा मिल जाता है कहीं पर। ठीक है, जहां से किसी को जमीन दी गई है, पता चला कि ये पर्टिकुलर जमीन राजा ने किसी को दान में दे दी, या ये पर्टिकुलर जमीन किसी को गिफ्ट में दे दी। तो इस तरीके के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिकली एपिग्राफिक सोर्सेज। ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं उस पर्टिकुलर समय की पॉलिटिकल हिस्ट्री या एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, क्योंकि ज्यादातर चीजें ये जो एडिक्ट्स हो गए या पिलर्स हो गए, ये सब राजा के ऑर्डर पे ही बनते थे ना। उस समय पे जो रूलर होगा उसने ऑर्डर दिया हुआ कि भाई ये बनाओ, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जिन्हें बोलते हैं। तो बेसिकली क्या एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा बताएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे बेसिकली थर्ड टाइप्स ऑफ सोर्सेज। एंड द फोर्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है, न्यूमिस्मैटिक्स, कॉइन्स। न्यूमिस्मैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स के बारे में, कॉइन्स हमें बहुत सारी चीजें बता देते हैं। कॉइन्स हमें बता देते हैं कि किस पर्टिकुलर राजा ने किस समय पर इशू किए थे, किस रूलर ने किस समय पर इशू किए थे। और उसके ऊपर जो इमेजेस होती हैं वो भी इंडिकेट करती हैं। अगर किसी देवी देवता की इमेज है तो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर रूलर बिलोंग टू दैट सम पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, अगर उसमें कोई इमेज नहीं है या कुछ फूल पत्ती बना रखी है तो उससे भी हम बहुत सारी चीजें डिराइव करते हैं। और फिर हम एक सीक्वेंस भी देखते हैं ना कि पहले इस तरीके का कौन सा है, फिर इस तरीके कौन सा है, फिर इस तरीके कौन सा है, तो उससे हम क्या करते हैं, एक कनेक्शन भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो दिस इज द फोर्थ कैटेगरी ऑफ सोर्सेज, दैट इज न्यूमिस्मैटिक्स। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कुशान्स के टाइम पे या गुप्ता पीरियड के टाइम पे कॉइन्स बहुत अच्छे, मतलब कुशान के टाइम पे बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉइन्स होते थे। गुप्ता के टाइम पे मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स थे। ठीक है, अब ये जो कॉइन है बेसिकली ये एक तरीके से उस पर्टिकुलर सोसाइटी की वेल्थ को बताता है, उस पर्टिकुलर सोसाइटी की वेल्थ को बताता है। तो अच्छी क्वालिटी के गोल्ड कॉइन्स हैं, दैट मीन्स सोसाइटी रिच है। कॉपर कॉइन्स हैं, दैट मीन्स पुअर सोसाइटी है। मिट्टी के कॉइन्स हैं, दैट इज बहुत ही ज्यादा पुअर है। तो आप ट्रांजिशन की तो हिस्ट्री में पढ़ोगे ना कि किस पीरियड में हम कैसे कहते हैं कि इस पर्टिकुलर में पीक कर गया था, इकोनॉमी बूस्ट कर गई थी, इस पर्टिकुलर पीरियड में नहीं, क्यों। यही सारी सोर्सेज को हम कनेक्ट करते हैं और उससे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो उस समय पर पॉइंट्स क्या बताते हैं कि उस समय पर ट्रेड किस तरीके का था, इकोनॉमी किस तरीके की थी। ठीक है, आइकोनोग्राफी बताते हैं। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, ये सारी चीजें हमें न्यूमिस्मेटिक्स के थ्रू, स्टडी ऑफ पॉइंट्स के थ्रू पता चलती हैं। तो फोर टाइप्स ऑफ सोर्सेज जिनके बारे में मैं अभी आपको विद एग्जांपल्स भी डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली चार कैटेगरी की सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, एपिग्राफिक एंड न्यूमिस्मेटिक्स। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं आगे। ठीक है, अब ये मैंने जो चार कैटेगरी बताए हैं, चार कैटेगरी में अब आपको इसके एग्जांपल्स देख लो। ये तो वही है, चार कैटेगरी है एग्जांपल्स। जैसे बताए मॉन्यूमेंट्स, पॉटरी, इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, लिटरली बताया वेद, पुराण, बुद्धिस्ट, ये तो वही सारी चीजें, एडिक्ट्स हो गए और ये सारी चीजें। ठीक है, और ये सब मैंने बताया, सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ, ट्रेड और ये सारी चीजें। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम सबसे पहली कैटेगरी की, हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। मतलब जो स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं उस समय उनकी खुदाई करके थ्रू एक्सकेवेशंस हमने क्या फाइंड आउट किया, क्या हमें पता चला, क्या हमें समझ में आया। तो ये बेसिकली इंडिया में कौन करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखना, और स्ट्रिक्ट पीसीएस में काफी पूछा जाता है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसने फाउंड किया, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम। 2023 का एक क्वेश्चन आया था अभी रिसेंट, 2 साल पहले, पिछली से पिछली साल 23 में एक क्वेश्चन आया था कि हु अमंग द फॉलोइंग, चार नाम दिए हुए थे, वर नॉट एसोसिएटेड विद आर्कियोलॉजिकल साइट्स। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार वो क्वेश्चन देख लेना।
समझ में आ रहा? इसलिए आपको पता होना चाहिए। पूछता यहीं से है। बस यूपीएससी का फ्रेम करने का जो तरीका होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए कभी कभी वो टफ लगता है सॉल्व करने के लिए। नहीं तो सारा बेसिक्स है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, आप करते चले जाओ। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, तो फालतू कोई कहीं से आप इसके नोट्स बना लेना, आप इससे रिवाइज कर लेना, 2S पे 10 बार देख लेना, रट जाएगा, छप जाएगा, सुनते सुनते पेपर दे आना। ठीक है? तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किसको फाउंड किया था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आज आज भी हमारे यहाँ काम करता है। ठीक है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है? अब ये क्या है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? डायरेक्ट एविडेंस। अभी मैंने आपको बताया कि जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, अगर वो किसी पोएट ने कोई कविता लिखी अपने रूलर के लिए, तो उसने बहुत सारी इसमें क्या है, प्रेजेस, तारीफें बहुत सारे करके रखी हैं, तो क्या ये करेक्ट हो सकती है? कुछ करेक्ट हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है, तो डाउटफुल है ना, डिलेमा। पर जो खुदाई में मिलता है एक्सकेवेशन में, इसको सबसे ज्यादा हिस्ट्री में ऑथेंटिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई ह्यूमन क्या बोलते हैं, प्रेजुडिस नहीं है, कोई फेवर वाली बात नहीं है, जो है, जो जैसा था वैसा हमें सामने दिखता है। तो इसीलिए ये डायरेक्ट एविडेंस का काम करता है हमारे लिए। अब जैसे एग्जांपल हड़प्पा हो गए, मोहनजोदड़ो, ये दोनों साइट्स हमें, ये क्या है, आईबीसी की साइट्स है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है। क्या अर्बन प्लानिंग के बारे में पता है? ग्रेट बात फील्ड्स वहां से मिली। ठीक है? कालीबंगन राजस्थान में, यहाँ से मैं क्लोर फील्ड्स के बारे में बात करा, आईबीसी में भी पढ़ाऊंगा। पर आप एग्जाम्पल के साथ भी अभी सुनते चले जाओ, तकिए रट जाएगा। ठीक है? धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। वाटर कंजर्वेशन के बारे में वहां से पता चला, यूनिक सिटी प्लानिंग के बारे में पता चला। चिरांग बिहार में है। ठीक है? नियोलिथिक टू चैल्कोलिथिक का ट्रांजिशन दिखता है हमें। नियोलिथिक जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है, आगे की क्लासेस में करा दूंगा। ठीक है? चाहे वो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक। तो नियोलिथिक से लेके चैल्कोलिथिक का जो ट्रांजिशन है प्री हिस्टोरिक एरा में, वो हमको इस पर्टिकुलर साइट से, ये साइट्स हैं। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, और ये कितनी बार पूछी जा चुकी है, इसको तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। और भिमबेटका का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? कहाँ पर है ये? एमपी में। कहाँ क्या मिलती है यहाँ पे? अर्लीस्ट टाइम की क्या मिलती है? रॉक पेंटिंग्स, पेलियोलिथिक कल्चर से। इसकी खास बात पता है क्या है? कि ये पेलियोलिथिक से मीसोलिथिक से नियोलिथिक से चैल्कोलिथिक, हर पीरियड में भिमबेटका में क्या मिलती है? हर पीरियड की पेंटिंग्स या हर पीरियड के सोर्सेज मिलते हैं। तो ये एक ऐसी केव मानी जाती है, भिमबेटका केव, एमपी में, कि ये कंटिन्यूअसली थ्रू आउट अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन एग्जिस्ट कर रही थी, और आज भी ये एग्जिस्टेंस में है, और इसको हम जाके देख सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हर टाइम पीरियड की हमें चीजें मिलती हैं देखने को, पेंटिंग्स वगैरह। तो इससे हमें कितनी बड़ी चीज समझ में आती है कि ये एक ऐसी इसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं ना, कि भाई पूरा का पूरा इतना लंबा जो टाइम ड्यूरेशन है, और ये भीमबेटका केस हमको उस पर्टिकुलर टाइम लैप्स के बारे में काफी जानकारी देती है। चाहे वो हमें उसकी पेंटिंग से पता चले कि शिकार करते थे लोग, कि खेती करते थे, कि डांस करना आता था उस समय के लोगों को, क्या क्या करते थे, तो वो उनकी जो पेंटिंग्स है उससे काफी सारी चीजें हमको समझ में आ जाती है। ठीक है? ये बेसिकली जो हमारा प्री हिस्टोरिक, वही मैंने आपको बताया ना, प्री हिस्टोरी से प्रोटो हिस्ट्री, और प्रोटो हिस्ट्री से फिर हमारी जो हिस्ट्री है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई भी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है? क्योंकि प्री हिस्ट्री में आपको साइट्स मिलेंगी पेलियोलिथिक। प्री हिस्ट्री का मतलब पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है? चैल्कोलिथिक। ठीक है? उसके बाद चैल्कोलिथिक से ट्रांजिशन, मतलब नियोलिथिक से चैल्कोलिथिक ट्रांजिशन होता है, और फिर हमारी आती है प्रोटो हिस्ट्री, जो बेसिकली क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्रोटो हिस्ट्री क्यों बोलते हैं इसको, हिस्ट्री क्यों नहीं बोलते? सबसे पहली बात याद रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खास बात यह है कि हम इसकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। हम इसकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, इस वजह से इसकी स्क्रिप्ट अभी तक अच्छे तरीके से समझ में ही नहीं आई है। तो हमें रियलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उतनी अच्छे से नहीं मालूम है। हमें केवल एक्सकेवेशंस के थ्रू थोड़ी बहुत नॉलेज है, बट द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड येट। That is why we keep it in the proto-history period, and after that we consider history, जिसके हमारे पास authentic sources हैं। ठीक है? चाहे मॉडर्न पीरियड, गुप्ता पीरियड हो गया, आपका हर्षा पीरियड हो गया, ये जितने भी हैं, ये क्या है? संगम एज हो गई।
ये क्या है हमारे पास, ये प्रॉपर हिस्ट्री हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, उसके बेसिस पर कहा गया है। ठीक है, तो ये देखिए बेसिकली इंडिया का मैप में बताया हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये देखो यहाँ से फैली हुई थी इस तरीके से, तो आपको दिख रहा है ना ये आज की डेट में क्या है, यहाँ पे गुजरात है, या राजस्थान है, या यूपी है, ठीक है, इधर ऊपर कश्मीर है, राइट, पंजाब है, और ये फिर पाकिस्तान का जो ये इधर पूरा एरिया पाकिस्तान के पास है इधर। तो यहाँ तक ये नीचे महाराष्ट्र का एरिया है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इतने बड़े रीजन में ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। यहाँ से हमें अलग अलग साइट्स देखने को मिली हैं। क्लियर, बस ऐसी इमेज है, दिखा दो। तो पहली हमने जो पहली कैटेगरी आर्कियोलॉजिकल सर्विसेज पढ़ी वो क्या थी हमारी, एक्सकेवेशंस। दूसरी आती है हमारी मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर। कैसे, टेम्पल बना हुआ है, ठीक है, एलोरा जाओगे, एलोरा जाओगे वहां पे आप देखोगे कैलाश टेम्पल है, कैलाश टेम्पल है, तो आप उस टेम्पल को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा ये मोनोलिथिक है। ठीक है, ये एक मोनोलिथिक टेम्पल है। तो ये सब कैसे पता चल रहा है, ये क्या है, आर्किटेक्चर से, मॉन्यूमेंट से। आपने आयरन पिलर देखा है मेहरौली का, दिल्ली में किसी ने भी देखा हो, आयरन पिलर है मेहरौली में। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली मॉन्यूमेंट है एक तरीके का, या उस समय का जो भी आर्किटेक्चर या जो भी चीज उस समय की प्रेजेंट है, जिससे हम क्या बेसिकली स्टडी कर सकते हैं, तो उससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। तो ये हमारी क्या होगी, दूसरे तरीके की आर्कियोलॉजिकल कैटेगरी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की कैटेगरी। ठीक है, पहली एक्सकेवेशन, दूसरी मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर। जैसे सांची का स्तूप है, भरूच का स्तूप है, ठीक है, मॉडर्न पीरियड का है, दशावतार टेम्पल है गुप्ता पीरियड में, शोर टेम्पल है पल्लवा पीरियड में तमिलनाडु में, केव आर्किटेक्चर अजंता, एलोरा, कार्ले केव्स। ठीक है, ठीक है, तो इससे बेसिकली अब जब आप इस आर्किटेक्चर को पढ़ोगे, मंदिर को देखोगे, तो आपको मूर्तियां दिखेंगी, स्कल्पचर दिखेंगे, आर्किटेक्चर दिखेगा, तो उससे आपको वहाँ की उस समय की टेक्नोलॉजी पता चलेगी, उस समय की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाए जाते थे, तो सारी चीज समझ में आएगी। तो बेसिकली आपको एक एवोल्यूशन समझ में आएगा कि भाई रॉक कट, पहले रॉक कट जो जैसे मैंने बताया ना, कैलाश टेम्पल रॉक कट, पहाड़ को काट काट के बनाया गया, और फिर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, तो यहाँ से रॉक कट से लेके स्ट्रक्चर जो आज बनते हैं उस तरीके से, तो किस तरीके से ये ट्रांजिशन हुआ है। तो ये बेसिकली पूरा एवोल्यूशन शो करता है थ्रू आउट द टाइमलाइन। ठीक है, जैसे पहले इस तरीके से पहाड़ को काट काट के इस तरीके से मंदिर बनाए गए। ठीक है, उसके बाद में ये प्रॉपर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं, देख रहे हो, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये रॉक कट है। तो यहां से यहां तक की जर्नी, यहां से यहां तक का सफर, ये हमको बेसिकली पता चलता है इन सारी चीजों से। ठीक है, थर्ड कैटेगरी आर्कियोलॉजिकल की, आर्टिफैक्ट्स एंड टूल्स। पहली कैटेगरी एक्सकवेशन, दूसरी कैटेगरी मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर, तीसरी कैटेगरी टूल्स। पत्थर मिल रहे हैं, ब्लेड्स मिल रहे हैं पत्थर के, तो भाई उससे शिकार करते थे, तीर मिल रहे हैं तो उससे शिकार करते थे, पॉटरी मिल रही है, और बर्तन मिल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें इस तरीके की। उससे हमें क्या पता चलता है उस पर्टिकुलर टाइम की, कि इकोनॉमी कैसी थी, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के बारे में हमें पता चलता है। आइडल्स मिलते हैं तो पता चलता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलरली किसी भगवान की पूजा करते थे या नहीं भी करते थे, या किसकी करते थे। अब जैसे आईबीसी की साइड से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैचू मिला था ब्रोंज डांसिंग गर्ल का, एक डांसिंग गर्ल का ब्रोंज का स्टैचू मिला, ठीक है, एक वहां से मिला था प्रीस्ट किंग का, प्रीस्ट किंग का स्टैचू मिला था। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इससे भी हमें क्या पता चलता है, ये भी क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, और पॉटरी मिलती है, जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर। तो आयरन एज, जो हमारी आयरन एज हुई थी ना, जो वैदिक आयरन एज मतलब वैदिक पीरियड। ठीक है, तो वहां से हमें क्या पता चलता है, ब्लैक एंड रेड वेयर जो पॉटरी है, वहां से पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी से लेटर वैदिक पीरियड में, ये वैदिक लेटर वैदिक पीरियड में। और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर एनबीपीडब्ल्यू, इस सेकंड अर्बनाइजेशन जो हमारी बाद में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन हमारी कौन सी थी, फर्स्ट अर्बनाइजेशन आईबीसी, ये अर्बन माना जाता है ना। सेकंड अर्बनाइजेशन हमारी ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो उस समय पर ये हमें पॉटरी अलग अलग तरीके, ये याद कर लेना, ये याद रखना, इसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि इधर तीन टाइम पीरियड दे देगा, इधर तीन तरीके की पॉटरी दे देगा, और कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, खत्म। ठीक है, तो हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कंप्लीट हो गई। नाउ कम्स लिटरेरी सोर्सेज, और ये तो आपको पता ही है कि कितनी इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। लिटरेरी सोर्सेज, जितने भी वर्क्स, जितने भी किताबें लिखी गई हैं उस समय पर,
सबसे पहला आता है इसमें वैदिक लिटरेचर, जिसमें आपको पता है 4 तरीके के हमारे क्या होते हैं, वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, और फिर इन वेदों की संहिता होती हैं, ब्राह्मणास होती हैं, इन्हीं की ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद। ठीक है, तो जो ब्राह्मणस थे वो बेसिकली रिचुअल टेक्स्ट हुआ करते थे, उसमें रिचुअल्स लिखे रहते थे। अरण्यकास जो होते थे वो बेसिकली फिलोसफी कल रिफ्लेक्शंस होते थे जो फॉरेस्ट वगैरह में लिखे जाते थे। उपनिषद बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होती है, ताकि जो आदमी सवाल करता है ना फिलोसफी में जाके डीप डीप लेवल पर, क्या है मेटाफिजिकल थॉट, कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ठीक है, तो आत्मा और ब्रह्म, परम ब्रह्म कौन है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे जो मेटाफिजिक्स के होते थे, उन सारे क्वेश्चंस को जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन के बाद क्या है, जीवन से पहले क्या था, ऐसे जो डीप लेवल के कॉन्सेप्ट वो सारे उपनिषद में हम क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जैसे कि पुरुष सूक्त काफी फेमस और इनफेमस दोनों ही हैं। क्यों? क्योंकि ये ऋग्वेद का पार्ट है। ठीक है, ऋग्वेद का पार्ट है। और इस पुरुष सूक्त में क्या मिलता है हमको? वर्ण सिस्टम मिलता है। पुरुष सूक्त में क्या मिलता है, याद कर लेना, वर्ण सिस्टम का सबसे पहला इंस्टीट्यूट। अब ऋग्वेद क्या है? ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स इन द वर्ल्ड। सबसे पहली कोई चीज लिखी गई है तो वो ऋग्वेद है। और उस पहली चीज में पूरे वर्ल्ड में, और उस पहली चीज में भी एक सूक्त आता है, पुरुष सूक्त बोलते हैं, उसके अंदर मेंशन्ड है वर्ण सिस्टम, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से, राइट। उसके अलावा उपनिषद मैंने आपको बता ही दिए, उसमें इंडियन फिलोसफी और ये सारी चीजें उसमें डिस्कस होती हैं। चलिए, सेकंड हमारे जो आते हैं, ये तो हमारा देखो पहले तो वैदिक लिटरेचर, उसके बाद कुछ एपिक्स। इनको एपिक्स बोलते हैं। इनको एपिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके इनफ एविडेंसेस हमारे पास होते नहीं है, तो इनको महाकाव्य बोला जाता है, या एपिक्स के तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि दे आर एसोसिएटेड विद आवर रिलीजियस लाइफ। तो हम मतलब उस तरीके की इन पर्टिकुलर लिटरेरी सोर्सेज की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, और तो इन चीजों से भी हम पर्टिकुलर उस सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं, but they are given lesser importance due to the lack of evidences to prove everything which had happened। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें प्रूव भी होने लग गई हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी देखते हैं, पता चलेगा। तो उसमें बेसिकली जैसे रामायण में बताया कि रामायण में भगवान राम के बारे में सारी चीज बताया, तो उससे हमें समझ में आता है कि एक आइडियल राजा कैसा होना चाहिए था, धर्म क्या होता है, एथिक्स क्या होता है। तो ये सारी चीजें अगर हम रामायण को इतना, जब आज की डेट में भी पूजी जाती है, आज की डेट में भी बहुत रिस्पेक्ट है, और इतने सालों से हजारों साल से इस पर्टिकुलर बुक की रिस्पेक्ट की जाती है, दैट मीन्स दैट शोज दैट दैट इंडियन सोसाइटी which is actually respecting a particular book. That means the morals, the ethics, the uh, do's and don'ts which are mentioned in this particular book are actually the philosophy of the people of this particular country। ठीक है, तो वहां जो लोग रह रहे हैं उनकी भी सोच उसी तरीके की है, इसीलिए इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। सिमिलरली महाभारत में तो ये दोनों हमारी जो एपिक्स है, ये भी हमें सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इसके बारे में बताते हैं। और महाभारत के ही सबसे एक इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, दैट इज भगवत गीता। उसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। भगवत गीता है तो उसमें बेसिकली पूरी फिलोसफी लाइफ की बता रखी है। ठीक है, अभी छोटा सा फैक्ट है कि 8800 वर्सेज में, बाकी पढ़ना चाहो पढ़ लेना, उसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड कैटेगरी आती है हमारी पुराण। ठीक है, वेद हो गए, एपिक्स हो गए, ना पुराण। नॉर्मली 18 मेजर जो है पुराण है। ठीक है, विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या है, बेसिकली माइथोलॉजिकल नरेटिव्स हैं। ठीक है, माइथोलॉजिकल नरेटिव्स जैसे शिव महापुराण हो गया, या विष्णु पुराण हो गया। विष्णु पुराण में क्या है, भगवान विष्णु के बारे में उनकी पूरी कहानी लिखी हुई है। शिव पुराण में भगवान शिव की कहानी लिखी हुई है। ठीक है, उनकी पूरी लाइफ, उस तरीके की चीजें हैं। तो क्या है, इसीलिए इसको थोड़ा सा माइथोलॉजिकल और नैरेटिव है, क्योंकि नैरेटिव में पूरी वो होती है ना, क्या बोलते हैं, जैसे भागवत पुराण है। तो इस तरीके से क्या होती है, बेसिकली एक स्टोरी है, एक कहानी है, भगवान की पूरी एक लाइफ की कहानी है, उस तरीके से लिखी गई है। तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज माइथोलॉजिकल नरेटिव्स, राइट। इसमें कोई राजा है, लेजेंड्स है, कॉस्मोलॉजी, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होती हैं। ठीक है, कॉस्मोलॉजी जैसे कि भगवान कृष्ण जब जन्म लिए तो उससे पहले भविष्यवाणी हो गई थी, क्या है ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ पढ़ने को मिलती हैं, पुराणों में। ठीक है, यूजफुल फॉर डायनेस्टिक क्रोनोलॉजी। ठीक है, चाहे हमें मौर्य चाहे गुप्ता है, और ये सारी क्रोनोलॉजी को समझने में हेल्प करती है। क्यों?
क्योंकि भाई ये जो बुक्स हैं ये किसी न किसी टाइम पीरियड में कंपाइल भी तो हो रही थी ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हमें जानकारी भी देखने को मिलती है। ठीक है। द फोर्थ कैटेगरी इज बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है। पाली में, मेजरली पाली में लिखा गया है, कुछ पार्ट इसका संस्कृत में भी लिखा गया है, ये भी याद रखना। बुद्धिस्ट लिटरेचर हैज बीन रिटन इन मेनी लैंग्वेजेस, मेजरली पाली एंड ऑल्सो संस्कृत। ठीक है। दोनों लैंग्वेज में मिल जाता है, प्राकृत में भी मिल जाता है, और मेजरली जैन लिटरेचर जो है वो मिलता है हमें प्राकृत में। ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है? तीन बुक्स, मतलब इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज है बुद्धिस्ट के, एक तो त्रिपिटक। ठीक है। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, तीन तरीके की पिटक, थ्री बास्केट्स बोला जाता है बुद्धिस्ट उसमें लिटरेरी सोर्सेज में। इनकी डिटेल जब आपको मैं बुद्धिज्म कराऊंगा ना, तो ये सारी चीज डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ सोर्सेज डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक पूरा एक टाइमलाइन, एक रोड मैप तैयार हो जाए कि हाँ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा ये याद भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है। जातक स्टोरीज, इसमें बेसिकली लाइफ ऑफ बुद्धा, उसकी स्टोरीज होती हैं, जातक टेल्स बोलते हैं तो। ठीक है। जातक टेल्स होती हैं जिसके अंदर बेसिकली बुद्धा की पूरी लाइफ, फोक टेल्स हैं ये, वो डिस्कस की जाती है। ठीक है। तो वो उस समय की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में भी बताती है। अशोकन एडिक्ट्स जो मैंने बताया ना, अशोका के टाइम पे जो एडिक्ट्स थे, उसमें भी क्या है बेसिकली बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलता है। जैसे कि अशोका ने धम्मा की पॉलिसी को अपनाया हुआ था, तो दिस धम्मा कम्स फ्रॉम बुद्धिज्म। तो हमें एक ये चीज भी समझ में आती है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर का ये भी एक पार्ट हो जाता है, क्योंकि अशोका ने बुद्ध जो धम्मा पॉलिसी थी वो इम्प्लीमेंट की हुई थी, राइट। सिमिलरली जैन लिटरेचर, जैन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगम्स। ठीक है। इसमें टीचिंग्स ऑफ महावीर। महावीर कौन है? 24th तीर्थंकर। 24th तीर्थंकर थे। ठीक है। 23 तीर्थंकर पहले भी थे, जो लास्ट तीर्थंकर हुए वो महावीर हुए 24। और उनकी जो टीचिंग्स थी उनको कंपाइल करके लिखा गया किसमें? अगम्स, जिनको अगम्स बोला जाता है। ठीक है। रिटन इन अर्ध मगधी प्राकृत, ये लैंग्वेज याद रखना, अर्ध मगधी प्राकृत। ठीक है। इस लैंग्वेज में लिखा गया था। उसके अलावा कल्पसूत्र हो गया भद्रबाहु का। ठीक है। आपको बताऊंगा भद्रबाहु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य जब मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे तब उसमें बताऊंगा कि भद्रबाहु के साथ में वो उन्होंने संन्यास लेके चले गए थे, उस तरीके की जो श्रावण बेलगोला कर्नाटका में है। ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो कल्प, बस कल्प सूत्र किसने लिखा? भद्रबाहु ने। आप याद कर लेना। इसमें क्या है बेसिकली लाइफ ऑफ महावीर, महावीर की पूरी लाइफ के बारे में लिखा गया है। प्रोवाइड डेटा ऑन अर्बन मर्केंटाइल सोसाइटी, और उस समय की जो मर्केंटाइल सोसाइटी थी उसके बारे में, मतलब ट्रेड वगैरह जो करा करते थे उसके बारे में काफी कुछ। और आपको अगर एक सिंपल तरीके से बताता हूँ कि जैनिज्म और बुद्धिज्म मेजरली ट्रेडिंग कम्युनिटी है, इसको एक्सेप्ट किया था, क्योंकि इसमें बेसिकली देवर प्रोपेगेटिंग और देवर प्रपोजिंग नॉन वायलेंस, शांति और नॉन वायलेंस, इस तरीके की चीजों को प्रमोट करते थे। और जहाँ शांति होगी, जहाँ नॉन वायलेंस होगी, वहीं पर समृद्धि आएगी, वहीं इकोनॉमी बढ़ेगी, वहीं ट्रेड होगा, वहीं मर्चेंट्स रहेंगे। तो ये जो है ना पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, देवर इन फेवर ऑफ the trading community. That's why majority of the followers of these particular two religions belong to the trading and the merchant class. ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम में तो उस समय की अर्बन मर्केंटाइल सोसाइटी के बारे में हमको यहाँ से इन पर्टिकुलर टेक्स्ट से पता चलता है। ठीक है। और कुछ अब सेक्युलर वर्क्स के बारे में मैंने बताया, जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र हो गई, ये हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में बताती है, स्टेट क्राफ्ट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, टैक्सेशन के बारे में बताती है। मेगास्थनीज की इंडिका हो गई। ठीक है। जो एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त की कोर्ट में, उसका अकाउंट है, तो उससे मैं काफी सारी चीजें पता चलती है। अब ये रिलीजियस बुक्स नहीं है ना, तो ये नॉन रिलीजियस सेक्युलर बुक्स। कालिदास की रघुवंश हो गई, कितनी बार पूछा जा चुका है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर बार और हर साल। यूपी स्टेट पीसीएस में तो हर साल पूछता है, हरियाणा में भी पूछता है, इवन यूपीएससी में भी पूछता है। हर जगह ये, मतलब कालिदास तो बहुत फेवरेट है यूपीएससी का भी और स्टेट पीसीएस का भी, तो ये जरूर याद रखना। ये गुप्ता पीरियड के बारे में, रघुवंश मतलब जो रघुवंश बुक लिखी गई थी गुप्ता पीरियड के बारे में बताती है हमको। बाण भट्ट की क्या है? हर्ष चर्चा। ये हर्षवर्धन जो राजा हुआ आफ्टर गुप्ता पीरियड, लेटर गुप्ता पीरियड,
उसके बारे में उनकी बायोग्राफी है। रजत क्या है? रजत रंगिनी। ठीक है, तो रजत रंगिनी किसने लिखी? कलहन ने। रजत रंगिनी किसने लिखी थी? कलहन ने। राइट। तो हिस्टोरिकल क्रॉनिकल इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट मतलब सबसे अर्लियर जो हिस्टोरिकल बुक या हिस्टोरिकल टेक्स्ट इस तरीके का लिखा गया, वो ये था, कलर ने लिखा था। कब लिखा था? 12th सेंचुरी में। राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, कहीं बुक्स हैं, लिख लेना, याद कर लेना। किसने लिखी थी, वो याद कर लेना। कौन सी बुक है वो याद कर लेना, और किस बुक में किस चीज के बारे में बताया गया वो याद कर लेना, ठीक है। ये कुछ अब कुछ आते हैं फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है, तो मैगस्थनीज की इंडिका मैंने बताया आपको, एग्जाम्पल इंडिका, तो उस समय की पॉलिटी, सोसाइटी स्ट्रक्चर, उस सब बताती है। मैगस्थनी किसकी कोर्ट में था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्यन पीरियड के बारे में बताता है। फाइन जब विजिट किया था तो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, ठीक है, चंद्रगुप्त टू के टाइम पर इन्होंने विजिट किया था, गुप्ता पीरियड में, ठीक है। तो ये किस समय के टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करती है? इसके फाइयन के जो अकाउंट्स है वो गुप्ता पीरियड के टाइम में, ठीक है। तो उस समय पे बुद्धिज्म भी था, ठीक है, सोशल कंडीशंस कैसी थी, वो सारी चीजें फाइयन के अकाउंट्स में मिलने को मतलब पढ़ने को मिलती है, ठीक है। स्वयं जैन के बारे में हर्षा पीरियड, ठीक है। वन सेंग है मतलब कुछ भी स्पेलिंग आगे पीछे बोल सकते हैं, ये भी लिखी होगी आपको, यूएन सेंग, ठीक है। चाहे ये नाम लिखा हो चाहे ये नाम लिखा हो, एक ही बात है, बोलने का प्रोनाउंसिएशन का तरीका है, ठीक है। 7th सेंचुरी में हर्षा पीरियड, हर्षवर्धन के टाइम में ये विजिट किया था इन्होंने इंडिया में, और ये बेसिकली नालंदा में गए थे। तो वहाँ की जो एजुकेशन थी और उसके बारे में सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं कि किस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, किस तरीके से वहाँ पे एजुकेशन का लेवल था, वो सारा अकाउंट हमें किसमें मिलता है? वेंसेन के अकाउंट्स में, ठीक है। अब उसके बाद में आफ्टर हर्षा पीरियड जो मिडिवल आपका पीरियड शुरू होता है ना, मिडिवल का एक एग्जांपल मैंने लिखा है इसमें, अल बिरूनी। बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, और ज्यादातर इनकी किताब के ऊपर आता है। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? किताब उल हिंद। अब अल बिरूनी को क्यों बोला जाता है कि मिडिवल पीरियड में, अर्ली मिडिवल, जब मिडिवल स्टार्ट हुआ था, ठीक है, गजनवी के टाइम में 17 बार जिसने अटैक किया था ना, तो उस समय पर, तो उसके उस समय पर ये हिस्टोरियन था, तो तब इसने किताबुल हिंद लिखी थी। तो उसमें इंडियन कल्चर उस समय पे क्या था, इंडियन सोसाइटी क्या थी, वो सारी चीजें क्या था बेसिकली इसने लिखी हुई थी। उसके बाद में अलबरूनी के बाद में बहुत सारे आए, जब अलाउद्दीन खिलजी और ये सब आए, और उनके भी बहुत सारे कोर्ट हिस्टोरियंस थे, तो उन्होंने अलग अलग अकाउंट्स लिखे, बट ही वॉज वन ऑफ द अर्लियर हिस्टोरियन और द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ मिडिवल पीरियड, अल-बिरूनी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। अब एपिग्राफिक सोर्सेज मैंने आपको बता दिया, इंस्क्रिप्शंस, ये आपको जब आप एंशिएंट पढ़ोगे, मिडिवल पढ़ोगे, मॉडर्न पढ़ोगे, एंशिएंट में जब हम वैदिक, लेटर वैदिक, उसके बाद हम मॉडर्न पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड, लेटर गुप्ता, हर्षा पीरियड, सारे पढ़ेंगे, हर जगह पे आपको इंस्क्रिप्शंस इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी सोर्सेज मिलेंगी। तो कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। ये एपिग्राफी या जो इंस्क्रिप्शन से क्या प्रोवाइड करते हैं? कंटेम्पररी, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोनेशंस, कि राजा ने कितनी जमीन दान करी, अचीवमेंट्स क्या थे, राजा ने कितनी लड़ाइयाँ, कितने युद्ध जीते, ठीक है, उस समय कौन सी भाषा बोली जाती थी, विच वॉज द लैंग्वेज विच वॉज प्रेवलेंट इन दैट पर्टिकुलर रीजन अंडर सम पर्टिकुलर रूलर, राइट, ठीक है। मटेरियल इसमें स्टोन, कॉपर, और चाहे केव्स हो गई, चाहे पिलर्स हो गई, जैसे इसने क्या बोलते हैं, अशोका पिलर हो गए ना, अशोका पिलर हो गया, तो अशोका पिलर में क्या लिखा हुआ है, किस किस वजह से बनाए गए थे, जिससे हमारा ये जो एम्बलम है इंडिया का, लायन कैपिटल, तो वो भी उसी के पिलर से लिया गया, ठीक है। तो चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो कॉपर के इंस्क्रिप्शन हो, चाहे वो स्टोन के इंस्क्रिप्शन हो, अलग अलग जगह के जिस तरीके पिलर इंस्क्रिप्शन हो, तो ये बेसिकली टाइप है, अलग अलग तरीके के इंस्क्रिप्शन उस समय पर हुआ करते थे, ठीक है। चाहे रॉयल एडिक्ट्स हो गए, जो अशोका के जो 14 हैं शायद, 14 मेजर एडिक्ट्स हैं, ठीक है, और माइनर एडिक्ट्स भी हैं, तो ये डोनेशन, चाहे वो टेम्पल की ग्रांट हो, चाहे वो लैंड ग्रांट हो, ठीक है। जैसे पल्लवा का पीरियड का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, तो वहां से हमको ये पता चलता है कि कितनी जमीन और टेम्पल के लिए दान की गई थी, ठीक है। प्रशस्ति हो गई, प्रशस्ति होती है यूलॉजीज,
ये कहाँ देखने को जैसे सबसे फेमस है, इलाहाबाद का है, जो प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं जिसको, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये किसके बारे में बताता है? समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में बताता है कि इसने कितने वॉर्स जीते थे, या किस तरीके से इसका एडमिनिस्ट्रेशन रहता था। ठीक है, तो ये प्रेज ऑफ किंग। ठीक है, तो उस समय पे जो किंग था उसके प्रेज में लिखा गया था, प्रशस्ति बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हो गए, टैक्सेशन के बारे में, बाउंड्रीज के बारे में कि कहाँ से कहाँ तक बाउंड्री किस पर्टिकुलर किंगडम की थी, या वो सारी चीजें। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, चाहे आगे भी आएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं वैसे। अशोकन एडिक्ट्स हो गए। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हो गया, जिसमें जो रुद्रदमन वन के बारे में बताता है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन खारवेल, कलिंग के राजा थे खारवेल, उनके बारे में बताता है। मेहरौली का आयरन पिलर अभी मैंने डिस्कस किया। ठीक है, गुप्ता की जो मेटलर्जी थी, जो मेटलर्जी मतलब जो साइंस एंड टेक थी उस समय की, वो समझ में आती है ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड कि वो आज भी एग्जिस्ट करता है, मेहरौली का आयरन पिलर, जिसमें अभी तक रस्ट नहीं लगा है। आयरन का होने के बाद भी आज तक रस्ट नहीं लगा है। ठीक है, अशोकन एडिक्स में पता ही है आपको, धम्मा पॉलिसी और स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के बारे में पता चलता है। एंड फोर्थ कैटेगरी इज न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी इज न्यूमिस्मैटिक्स, दैट इज स्टडी ऑफ कॉइन्स। ये क्या बताते हैं हमें उस पर्टिकुलर टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, ट्रेड कैसा था, किंगशिप कैसी थी, आर्ट कैसी थी। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा रिच सोसाइटी होगी तो वहां पे आर्ट क्राफ्ट ये भी क्या करेगा, फ्लरिश करेगा। राइट, तो अर्लीस्ट कॉइन्स जब हम देखते हैं कि सबसे पुराने कॉइन्स देखे जाते हैं, तो वो कैसे कॉइन्स होते थे? पंच मार्क कॉइन्स होते थे। ठीक है, ऐसे पंच मार्क करके इस तरीके से बनाए जाते थे। जो हमें अर्लीस्ट कहाँ के मिलते हैं, 6th सेंचुरी बीसी के देखे जाते हैं पंचमार्क कॉइन्स। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स विद सिंबल्स लाइक सन, मैंने बताया ना कि कोई भी कॉइन है तो वो काफी सारी चीजें बताता है। सबसे पहले तो इसका क्वालिटी, इसकी क्वालिटी के बारे में, किस तरीके का इसमें गोल्ड यूज हुआ है, सिल्वर यूज हुआ है, कॉपर यूज हुआ है। उसके बाद इसके ऊपर कैसी कैसी इमेजेस बनी हुई हैं, उससे हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। तो जैसे कहीं पे सन बनाया हुआ है, किसी ने ट्री बनाया हुआ है, किसी ने बुल बनाया हुआ है, तो उससे भी स्टडी करके हम क्या करते हैं, बेसिकली हिस्ट्री को पर्टिकुलर टाइम पीरियड की समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? अर्बन ट्रेड कैसा था अंडर महाजनपद पीरियड। जो महाजनपद 6th सेंचुरी बीसी में देखा गया ना, जो महाजनपद का पीरियड था, जो जहां पर ये राजा हुए आपके बिम्बिसार, अजात शत्रु, और उसके बाद में लेटर वही मौर्यन एम्पायर बाद में बना वहीं पर। ठीक है, उस तरीके का, तो ये अर्लीस्ट पंचमार्क कॉइन्स हमें महाजनपद पीरियड से मिलना शुरू होते हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिकली न्यूमिस्मेटिक्स में कॉइन्स में भी जब भी क्वेश्चन आता है, कॉइन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, काफी फेमस हैं गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, डायनेस्टिक कॉइन्स बोलते हैं, जो पर्टिकुलर किसी रूलर ने या किसी डायनेस्टी ने स्टार्ट किए थे। सबसे पहले इंडो ग्रीक्स। ठीक है, इंडो ग्रीक्स को जाना जाता है किसके लिए, कि इन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। कुषाण को समझा जाता है किसके लिए, कि बेस्ट क्वालिटी के गोल्ड कॉइन्स कर दिए थे उन्होंने, ऑफ गोल्ड कॉइन्स। इसका मतलब कुषाण के टाइम पे सोसाइटी काफी रिच हुआ करती थी, क्वालिटी। और गुप्ता के टाइम पे देखा जाता है कि न्यूमरस, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे गुप्ता पीरियड में। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये गुप्ता पीरियड में हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पीक पे थी हमारी सोसाइटी उस समय पर। उसके बाद से फिर डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, इकोनॉमी में भी, सोसाइटी में भी। ठीक है, और सातवाहन पीरियड में, और सातवाहन के पीरियड में भी अब आप देखोगे तो उससे बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं कि देवर द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, और उस तरीके की आपको रिलीजियस फिगर्स उसमें मिलेंगी। या आप देखोगे कि देवर एक्चुअली मैट्रिलिनियन तो नहीं थे, मतलब मदर की को लेके काफी ज्यादा होती, तो अपने नाम के आगे भी वो यूज करा करते थे। तो ऐसे काफी सारी चीजें हमें इससे देखने को मिलती हैं। तो जो इंडो ग्रीक्स के कॉइन थे, अब उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? बाइलिंगुअल होते थे ग्रीक में और प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक है, पोर्ट्रे इनमें मिलते थे, जैसे मेनेंडर था, ये मेनेंडर बाद में बुद्धिस्ट बना और इसका नाम हो गया मिलिंद। मिलिंद। ठीक है, तो इसकी बुक भी है मिलिंद पन्हो करके।
ठीक है, जिसमें बेसिकली नागसेन और मेनेंडर के बीच में कॉन्वर्सेशन है एंड देन ही एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। ठीक है, कुषाण के बारे में जब बात करते हैं, गोल्ड कॉइन्स थे विद डीटीज। ठीक है, कनिष्क का एक तो जो देवी देवता थे उस समय पे डीटीज थे, उनकी भी इमेजेस हैं। कनिष्क की भी खुद की भी इमेजेस हैं। गुप्ता पीरियड में देखते हैं आर्टिस्टिक परफेक्शन, मैंने बोला ना कि ये पीक पे चला गया था, पीक पे, उसके बाद डाउनफॉल होना शुरू हुआ था, गुप्ता पीरियड में पीक पे था। ठीक है, चंद्रगुप्त टू ऑन हॉर्स बैक, इस तरीके की क्या है हमें उसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। सातवाहन में हमें देखने को मिलता है, देखो सातवाहन जो डायनेस्टी थी उसमें लेड एंड कॉपर के कॉइन्स मिले। ठीक है, लेड एंड कॉपर के कॉइन्स मिले विद शिप सिंबल्स। अगर शिप का सिंबल है तो आपको पता है कि उस समय पे सातवाहन के पास में नेवी होगी, मैरीटाइम ट्रेड होता होगा, या फिर क्या बोलते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी होगी। तो इस तरीके से अब हमें समझ में आ गया ना कि सातवाहन के पास में शिप्स हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने अपने कॉइन्स के ऊपर शिप्स की इमेजेस फीचर करी। ठीक है, ये देखो, जैसे इस तरीके के कॉइन हो गए या अर्ली कॉइन्स हो गए। ठीक है, बेसिकली सिंबॉलिक हुआ करते थे अलग अलग। अब इसमें किसी ने पेड़ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, इस तरीके से फिर धीरे धीरे इनका ट्रांजिशन देखा। जब रूलर्स ने अपने इशू करे तो अपने खुद के पोर्ट्रेट, जैसे कि कनिष्क कुषाण पीरियड में। ठीक है, उसके बाद में गोल्ड कॉइन्स आए। ठीक है, तो ये क्या शो करते हैं, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो आप देख रहे हो कि ट्रांजिशन हो रहा है, मान लो ये आईवीसी साइट में, फिर ठीक है ये मॉडर्न टाइम में, और फिर ये देखो गुप्ता पीरियड में या कुषाण पीरियड में या किसी भी पीरियड में, तो ट्रांजिशन ऑफ पॉइंट्स भी देखा गया। और जब देखते हैं कि डाउनफॉल आया, जब मैंने बोला कि गुप्ता पीरियड के बाद में डाउनफॉल आता है इकोनॉमी में, तो गुप्ता पीरियड में डाउनफॉल आ रहा है तो पता कैसे चल रहा है, क्योंकि उसके बाद में गोल्ड कॉइन्स इशू कम हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ गोल्ड इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स द इकोनॉमी वॉज डिक्लाइनिंग और ऑन अ डिक्लाइन फेज। ठीक है, तो इस तरीके से इनको स्टडी करके भी हमें काफी सारी चीजें पता चलती हैं। अब आपको पता ही है कुछ लिमिटेशंस भी होती है, किसकी, लिमिटेशंस ऑफ सोर्सेज। हर सोर्स की लिमिटेशन, चार तरीके की सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, एपिग्राफिक एंड द फोर्थ वाज फोर्थ कैटेगरी कौन सी थी, मेरे दिमाग से निकल गया नाम। ठीक है, तो बेसिकली चार कैटेगरीज जो हमने अभी पढ़ी है, तो चार तरीके की सोर्सेज हमारे पास में है। ठीक है, अब उनकी कुछ लिमिटेशन, जैसे आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल साइट की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि वो टूट फूट गई है, दब गई है। राइट, दब गई होगी, टूट गई होगी, काफी सारी चीजें हमें एग्जैक्टली नहीं मिल सकती, फ्रेगमेंटेड होती हैं, कई कुछ पार्ट कहीं मिला, कुछ पार्ट कहीं मिला। ठीक है, कुछ रीजन स्पेसिफिक है, तो उसमें भी हमें एक लिमिटेशन है कि हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। लिटरेरी सोर्सेज में क्या है कि कुछ तो रिलीजियस है। ठीक है, रिलीजियस है और आइडियलिस्टिक है कि भाई सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, मनुष्य का जीवन ऐसा होता है, राजा राम ऐसे थे, आइडियल बनाया ना, आइडियल बनाया। एग्जैक्ट नहीं मालूम है ना कि सोसाइटी उस समय पे थी कैसी। आइडियलिस्टिक हो सकती है, या फिर रिलीजियस जिसमें रिचुअल्स लिखे हुए हैं, तो उससे हमें हो सकता है बहुत सारी चीजें ना पता चले, तो ये एक लिमिटेशन हो जाती है लिटरेरी सोर्सेज की। यूलोजिस्टिक रिसोर्सेज जो सोर्सेज है उसकी क्या है कि भाई जैसे समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई, अलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, तो क्या है वो बेसिकली उसको प्रेज करते हुए लिखा गया, तो हो सकता है झूठ लिखा हो राजा को खुश करने के लिए, तो ये लिमिटेशन हो जाती है ना कि सच्चाई नहीं मालूम पड़ेगी उतनी। ठीक है, और बहुत सारी, सबसे बड़ी जो मैंने आपको बताया, तो बहुत सारी ऐसी सोर्सेज हैं जिनको अभी डिस्कवर नहीं किया गया है, डिसाइफर ही नहीं किया गया। जैसे डिसाइफर कौन सी की हुई, आईवीसी। आईवीसी की कैसी स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। आज ही की क्लास से आपके 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे ही, 8-10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही पीवाईक्यू में निकल आएंगे। खोल के देख लेना पीवाईक्यू उठा के, मेरे को फालतू बार बार बोलने की आदत नहीं है। ठीक है, तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, डिसाइफर नहीं है, अभी समझ में नहीं आई, इसको नहीं पढ़ पाऊंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ लिमिटेशंस होती हैं हमारी सोर्सेज की। और मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर सोर्स से क्योंकि कुछ लिमिटेशन होती है, तो हम क्या करते हैं, सारी सोर्सेज को कंबाइन करके पढ़ते हैं। कि अशोका के इंस्क्रिप्शंस भी देख रहे हैं, लेकिन उस समय पे बुद्धिस्ट लिटरेचर भी लिखा हुआ है, हमारे पास कुछ बुक्स हैं, उनको मिक्स करेंगे तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई वो जो मॉडर्न एम्पायर था वो एग्जैक्टली किस तरीके का था। या कॉइन्स हो गए गुप्ता पीरियड के, वो उठाया, फिर गुप्ता पीरियड में आपका ह्यून सेंग आया था। ठीक है, नालंदा, तो ह्यून सेंग के कुछ अकाउंट्स हमने उठाए, उसने गुप्ता के बारे में बताया हुआ है। गुप्ता पीरियड के कॉइन्स उठाए, उस कॉइन से हमने कुछ स्टडी किया, फिर उसके अकाउंट से हमने मैच किया, कोइंसाइड किया। ठीक है, और हमने क्या किया, इंटरपोलेशन के थ्रू स्टडी किया। तो यही बेसिकली
पर्पस होता है हमें कि हमें कॉइन्स को पढ़ा, फॉरेन अकाउंट्स को पढ़ा, और उससे हमें पता चला कि कुषाण पीरियड में या गुप्ता के पीरियड में किस तरीके से ट्रेड वगैरह के बारे में क्या था। तो इससे हमें क्या होता है, कंफर्मेशन होता है। तो चारों सोर्सेज को इंटरपोलेट करके हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रुथ पर पहुंच जाते हैं और इसको हम अपनी हिस्ट्री मान लेते हैं। Am I clear? This was the first chapter of history, that was resources और sources, जहां से हम अपनी हिस्ट्री को लिखते हैं या समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास है और ये पहला चैप्टर है, ठीक है। अब देखो, वैसे मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, पीवाईक्यूज, जो मैंने आपको कराने हैं, एंड आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन अ लाइव एमसीक्यू सेशन, ठीक है। तो जब भी लाइव सेशन होगा, अपने आप फॉलो कर लेना, चैनल को नोटिफिकेशन ऑन रखना। तो जब भी लाइव क्लास होगी, आपको कुछ नहीं करना। अब मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया, आप एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, नोट्स बनाना बना लो, सो जाओ। मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए लाइव बुलाऊंगा कि आ जाओ भाई, एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। लाइव क्लास में आओ, आंसर करो, सो जाओ जाके, हो गई पढ़ाई। बस, इससे ज्यादा नहीं कुछ करना। इतनी मेहनत करी तो है मैंने निकालने के लिए सारा सामान। बस आपको सिर्फ जितना याद हो सके, जितनी बार सुन सको, बार बार देखो वीडियो को, बार बार देखो, 2x 1.5x करके सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, ठीक है। पढ़ने से ज्यादा सुनने से याद होता है, सुनने से ज्यादा देखने से याद होता है, ठीक है। तो ये बेसिक साइंस है, राइट। देख, बार बार देखो, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, और पेपर में आंसर करो, और एमसीक्यू प्रैक्टिस में आ जाना। तो उसमें क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे हम। ये था हमारा पहला चैप्टर, जिसमें हमने डिस्कस किया सोर्सेज के बारे में। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी क्लास, वो भी बताइएगा, वो कमेंट कर दीजिएगा। और यार, जितना आप कमेंट करोगे, जितना आप बताओगे डिटेल में कि क्या अच्छा था और क्या आपको और एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर मैं भी थोड़ा सा ढीला हो जाता हूँ कि यार क्या जरूरत है, राइट। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट हाउ इट्स अ टू वे थिंग। तो आप जितना रिस्पॉन्ड करोगे उतना आपका फायदा है, उतना मैं कोशिश करूंगा आपको चीजें प्रोवाइड करने की, ठीक है। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, करिए अच्छी होती है। थैंक यू।